आपका राज आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। लखनऊ में पासी समाज की ऐतिहासिक विरासत और स्मारकों के संरक्षण को लेकर सुहेलदेव आर्मी ने बड़ा मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश पासी के नेतृत्व में संगठन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर महाराजा लाखन पासी, महाराजा कंस पासी और महाराजा नल पासी से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों का राजस्व सर्वेक्षण कराने की मांग की। संगठन ने कथित अवैध कब्जों को हटाने और ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण की मांग उठाई है। साथ ही महाराजा लाखन पासी और महाराजा बिजली पासी की भव्य प्रतिमाएं स्थापित कर इन स्थलों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की मांग उठाई। की राजधानी लखनऊ में सुहेलदेव आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश पासी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। पहले जानेंगे, आप तो ज्ञापन दे रहे हैं और धरना प्रदर्शन भी है, किन मांगों को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं स्वयं जानेंगे। सर, क्या किस लिए आज ज्ञापन दे रहे हैं और आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लिए? सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो लगातार समाज की आवाज़ को उठा रहा है। सबसे पहले जो आज टीले वाली मस्जिद जो बन गई है वो कहीं ना कहीं लखनऊ नवाबों का शहर नहीं है, ये लाखन पासी का शहर है। लाखन पासी ने इसको आबाद किया है। सारे गजेटियर, सारी किताबें इस बात का प्रमाण है। मेरा सीधा सीधा ये कह देना है सरकार को इस ज्ञापन के माध्यम से कि उस टीले वाली मस्जिद को हटा के पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए और महाराजा लाखन पासी की 20 फीट की मूर्ति वहां पे स्थापित की जाए। और मैं देख रहा हूं पत्रकार महोदय, आप लोगों ने भी कवर किया कसमंडी में किस तरह से गलत तरीके से अवैध रूप से वहां पे मकबरे बनाए जाते हैं। अभी 3-4 सालों से एक्टिविटी होती है, वहां पे नमाज अदा की जा रही है। इसी तरह से मोहनलालगंज विधानसभा के नगराम को बसाने वाले महाराजा नल पासी के किले पर भी ये हो रहा है। मेरा किसी भी संप्रदाय से लेकर कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे भी दोस्त हैं, लेकिन आप हमारे किले खंडरों पे जहाँ शिव का मंदिर होता था, जहाँ पे सनातनी हमारे हिंदू भाई जाके पूजा पाठ करते थे, वहां पे इस तरह का करते मत करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे भाईचारे को ठेस पहुंचाती है। मैं सीधा सीधा कह देना चाहता हूं कि यदि इस तरह का काम होगा तो हम लोग ईंट से ईंट बजा के हजारों लाखों की संख्या में इकट्ठा होके अपनी विरासतों को अधिकार जमाना जानते हैं। हम मारसा समाज के लोग हैं जिन्होंने मुगलों से, अंग्रेजों से लड़ने का काम किया है और पीछे हटने वाले लोग नहीं है। क्या लग रहा है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन आपकी, इससे पहले आपने शिकायत किया तो उस पर कार्रवाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लगातार शिकायत की जा रही है और पीछे आप देख रहे हैं महाराजा सुहेलदेव पासी की मूर्ति जिन्होंने मसूद गाजी का वध किया और सुनवाई नहीं हो रही है। मैं कहता हूं अगर आज आदित्यनाथ योगी जी की सरकार में जो वो भी जानते हैं कि लखनऊ को बसाने वाले लाखन पासी, कसमंडी को किसने बसाया, पूरी इतिहास पासी समाज, हिंदू समाज का वो जान रहे हैं, अगर उसके बावजूद भी अनदेखी की जाएगी तो क्या अंतर रह जाएगा अखिलेश यादव जी की सरकार में और हमारे आदित्यनाथ योगी जी की सरकार में। ये हिंदुओं की बात है, यहाँ पर पे खुल करके उन्हें हमारा सपोर्ट करना चाहिए। और अगर इस सरकार में हिंदुत्व को आगे नहीं लाया गया, शिव मंदिर के ऊपर अगर मस्जिद को लगाया जाएगा तो कब तक हिंदू इसको बर्दाश्त करेगा। मैं ये बयान दे करके किसी प्रकार का भाईचारा खराब नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर किसी की बपौती के ऊपर हमारे महादेव हैं, आराध्य हैं, शिव मंदिर के ऊपर इस तरह की चीजें होंगी तो हम इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सबसे पहले हिंदू हैं, फिर पासी हैं और ये सारी चीजें हमारे दिमाग में है। हम किसी के मस्जिद में नहीं जाते, कोई हमारे मंदिर में भी ना आए। लेकिन इनका साफ साफ कहना है कि ये महाराजा सुहेलदेव, महाराजा जो इनके लाखन पासी हैं, उनकी मूर्ति को लेकर लगातार जिला प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि उनकी 20 फुट की मूर्ति लगनी चाहिए। वैभव वाजपेयी, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ। नेपाल बॉर्डर के रूपहीडा क्षेत्र में एक गंभीर मामला सामने आया जहां पर एक महिला ने अपने ससुर और पति पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता का कहना है कि शादी के बाद से ही उसके साथ मारपीट की जाती है और ससुर द्वारा कई बार दुष्कर्म का प्रयास किया गया है। बता दें कि पति और ससुर ने जान से मारने की धमकी दी है। पीड़िता ने किसी तरीके से अपनी मां को बुलाकर लखनऊ जाकर जान बचाई और थाने में शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, तफ्तीश शुरू कर दी गई है। अच्छा, फातिमा थाने आई हो, क्या मामला है और ये पीड़िता की कौन है? पीड़िता की हम माँ हैं। क्या मामला है? मामला हमारी बेटी के साथ रेप हुआ है, उनके ससुर ने रेप किया है। हमें बेटी ने बताया ही नहीं। 5 महीने पहले हमें बेटी ने फ़ोन किया कि आप अम्मी हमको ले चलिए, नहीं तो हमें बहुत दिक्कत है, हम चले गए। आए अकेले, कहने लगी कोई को लेके नहीं आना। हम अकेले आए, लेके चले गए। उसके बाद इसने हमको वहाँ अपने घर पे बताया सब कुछ कि हमारे साथ ससुर मेरे रेप करते थे और कट्टा दिखाते थे। तो रिहान को हमने डांटा, रिहान को फ़ोन किया कि तुमने, रिहान मेरा दामाद है, उसको हम रेप उनके ससुर उनके खान। अच्छा, थाने में क्या मामला? मेरी शादी रुपैया मुस्लिम बाग निवासी रेहान खान पुत्र अच्छन खान के बेटे से हुई है और
उन्होंने अच्छा खाने में से रेप किया है, शादी के बाद बहुत चक्कर रेप किया है। और हमने जब इसका खिलाफ निवाद किया, फिर अच्छन और रेहान ने कट्टा दिखाया हमको, कहीं किसी को बताओगी तो जान से मार देंगे। फिर उसके बाद घर वालों ने उनके मारा, सबने मारा पीटा, हमको बहुत परेशान किया, घर से भगा दिया हमको। हमने अपनी अम्मी को बुलाया, हम चले गए अपने घर। 3 बार तलाक हमको दी ने रेहान। तलाक किस पे दिया है? अमरोहा में गंगा एक्सप्रेसवे पर बुधवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। जम्मू कश्मीर से लखनऊ लौट रहे एक ही परिवार की स्कॉर्पियो कार चालक को झपकी आने के कारण अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बच्चे समेत 11 लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि दुर्घटना के बाद कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी और यात्री अंदर फंस गए। राहगीरों ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी लोगों को बाहर निकाला और सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची। घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया है। थाना सैद नगली क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेस वे के ऊपर पिलर संख्या 91 के पास एक स्कॉर्पियो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये मेरठ से लखनऊ की ओर जा रही थी, जिसमें कुल 11 लोग सवार थे। ये किसी डिवाइडर से टकराने के कारण क्षतिग्रस्त हुई। तो इसमें इंजर्ड थे, उनको तत्काल नज़दीक में संभल जनपद के जिला चिकित्सालय उनको वहाँ से भेजा गया प्राथमिक उपचार के लिए, जिसमें 3 लोग गंभीर थे, उनको मुरादाबाद रेफर किया गया। ये सभी लोग लखनऊ के निवासी थे। अभी आजमगढ़ के महनाजपुर थाना क्षेत्र के करसड़ा गांव में पारिवारिक विवाद ने दर्दनाक रूप ले लिया। मंगलवार शाम करीब 7:30 बजे भाई जगदीश विश्वकर्मा और छोटे भाई ओम प्रकाश विश्वकर्मा के बीच कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया। आरोप है कि झगड़े के दौरान बड़े भाई ने बांध से हमला कर दिया, जिससे छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। 2026 को शाम को करीब 7:30 बजे थाना महनाजपुर पुलिस को यह सूचना मिली कि ग्राम करसड़ा में 2 भाइयों के मध्य मारपीट की घटना हुई है, जिसमें बड़े भाई जगदीश विश्वकर्मा सनाफ स्वर्गीय सुखराम विश्वकर्मा उम्र 70 वर्ष, इनके द्वारा अपने छोटे भाई ओम प्रकाश विश्वकर्मा सनाफ सुखराम विश्वकर्मा, जिनकी उम्र करीब 67 वर्ष है, इनको सर पे बांस से मार दिया है, घायल कर दिया है। परिजनों के द्वारा जो इनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा इनको मृत घोषित कर दिया गया। इस प्रकरण में थाना महनाजपुर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जो बड़ा भाई था उसको गिरफ्तार किया गया है और जो मृतक लखीमपुर खीरी के कोतवाली गोला गोकुलनाथ क्षेत्र में 3 माह की मासूम बच्ची की मौत के बाद बड़ा विवाद खड़ा हुआ। परिजनों ने आरोप लगाया है कि मीरहाल चिल्ड्रंस अस्पताल में डॉक्टर खान ने सामान्य बीमारी बताकर बच्ची को भर्ती किया। इलाज के नाम पर करीब 55 से 60 हज़ार रुपये वसूल लिए। बाद में इलाज बंद कर दिया गया, जिसके बाद बच्ची की हालत बिगड़ गई और उसकी जान चली गई। घटना के बाद डॉक्टर के फरार होने और अस्पताल स्टाफ पर बदतमीजी के आरोप लगे। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए अस्पताल को बंद करा दिया है। ललितपुर में हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों और ग्रामीणों ने घंटाघर पर प्रदर्शन किया। लगभग 2 दर्जन से अधिक लोग देर शाम तक धरने पर बैठे रहे। मामला करीब 1.5 महीने पुराने हत्याकांड से जुड़ा हुआ है, जिसमें पीड़िता के पति की हत्या हुई थी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने आश्वासन के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। प्रदर्शन के दौरान सीओ सदर और कोतवाली प्रभारी मौके पर मौजूद रहे। आदमी को जान से मार दिया है, हत्यारे खुले घूम रहे, 1.5 महीना हो गया। हम लोग 100 लेकर ललितपुर आ रहे थे तो कम से कम 500 पुलिस वालों ने यहाँ पे रोक लिया, हम लोगों को नहीं आने दिया और पुलिस वहाँ मतलब क्रियाक्रम करवा के वापस आई और 1.5 महीने से दिलासा दिए हम लोगों को कि हम हत्यारों को पकड़ रहे, कोई बिल्कुल पकड़ नहीं रहे। पैसे ले लिए और सुन नहीं रहे, बस ऊपर से हम लोगों को कहते गवाह लाओ। हमारा आदमी खत्म हो गया, हम लोग गवाह लाएंगे कि उन्हें ढूंढना पड़ेगा। जैसे नाम दर्ज, हम लोगों ने नाम दर्ज जिनकी रिपोर्ट की उनको नहीं पकड़ रहे थे, जो कि इंचार्ज है वो ललितपुर रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर आपको बता दें कि एक गैर विभागीय व्यक्ति द्वारा टिकट बिक्री का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया। आरोप है कि राजेश कुमार नामक व्यक्ति, जो रेलवे कर्मचारी नहीं है, लंबे समय से काउंटर पर बैठकर टिकट बेच रहा था। साथ ही यात्रियों से अधिक पैसे लेने और अभद्र व्यवहार के आरोप भी लगाए जा रहे थे। मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चर्चा में आ गया। इस पूरे घटनाक्रम ने रेलवे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब यात्रियों और स्थानीय लोगों ने जांच और कार्रवाई की मांग की है। टिकट डाल तो 2-3 हज़ार रुपये टिकट में हो जाते हैं यार। देखो हम लोग सब जगह लुढ़क कितने बात तो सुनो,
पानी पिए भाई 15 एटा में प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित ईंट भट्टों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। ग्राम अथैया स्थित राज ईंट उद्योग का निरीक्षण किया गया है, जिसमें बिना आपको बता दें कि विनियमन शुल्क जमा किए भट्टा संचालन की पुष्टि हुई। कार्रवाई के दौरान आपको बता दें कि खान निरीक्षक मोहम्मद एजाज ने मौके पर मौजूद ट्रैक्टर और मड मिक्सर को सीज कर पुलिस चौकी के सुपुर्द कर दिया। जिलाधिकारी अरविंद सिंह के निर्देश पर चल रहे इस अभियान के तहत अवैध खनन और नियम विरुद्ध संचालन पर सख्त रुख अपनाया जा रहा है। एटा के अलीगंज थाना क्षेत्र के गांव सडरापुर में 22 वर्षीय युवक आशीष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवक अपनी पत्नी को शौच कराने के बाद घर लौटा रहा था, तभी घात लगाए 3 अज्ञात हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया। बता दें कि गोली उसको जाकर लग गई। परिजन गंभीर स्थिति में उसे अस्पताल लेकर भी पहुंचे, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल सूचना मिलते ही पुलिस पहुंच गई है और तफ्तीश इस मामले में चल रही है। साडरपुर थाना अलीगंज में पड़ता है। बीती रात लगभग 1 बजे आशीष पुत्र रणवीर हैं, उम्र 24 वर्ष है, लोधे राजपूत हैं। ये लगभग 1 बजे पत्नी को शौच कराने के लिए गए थे और वापस आते समय घर के पास अज्ञात लोगों ने इन्हें गोली मार दी, जिससे ये गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इन्हें फर्रुखाबाद लोहिया हॉस्पिटल में ले जाया गया था। वहां पे डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। हम लोगों द्वारा अग्रिम जांच कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई जांच के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही जो है इस घटना का खुलासा किया जाएगा और उसके विरुद्ध अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मेरठ में ग्राम भगवानपुर की चकबंदी विवाद को लेकर ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों के साथ सुदर्शन न्यूज की टीम भी मौजूद रही। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ स्थानीय अधिकारी और दबंग लोगों की मिलीभगत से गांव में जबरन चकबंदी भूमि पर कब्जा किया जा रहा है, जबकि मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इसके बावजूद कार्रवाई जारी रहने से ग्रामीणों में आक्रोश है। उन्होंने जिलाधिकारी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और अवैध कब्जा रोकने की मांग की। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से जांचने का आश्वासन दिया है। हम ग्राम भगवानपुर के ये सारे गांववासी मेरे साथ हैं और इनके गांव की चकबंदी जबरन की जा रही है गांव वालों की मर्जी के विरुद्ध, जबकि नियम ये है कि 75% गांव की अनुमति होनी चाहिए। तो उसके खिलाफ हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे। उसके बाद इन्होंने हमसे रूल की कॉपी मांगी थी ऑफिशियल, हम वो लेके आए थे। आप पहले भी आए चकबंदी के लेके? हाँ जी, पहले आए थे। पहले हमने ज्ञापन दिया था तो कोई कार्रवाई नहीं की गई? नहीं, तब एडीएम सिटी साहब ने ये कहा, हमने नियम बताया कि 75% लोगों की अनुमति चाहिए, तो उन्होंने कहा इसका सरकारी सर्कुलर ला के दो। फिर हमने सरकारी सर्कुलर का इंतजाम किया और अब हमने उनको सर्कुलर भी लाके दे दिया है। अब आप जिलाधिकारी से मिले, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने 15 तारीख को औरैया में पुलिस अधीक्षक के निर्देश में चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता मिल गई। बता दें कि थाना दिव्यापुर स्वैट और सर्वेलेंस टीम की संयुक्त कार्रवाई में 25,000 रुपये के इनामी हत्यारोपी को गिरफ्तार किया गया है। बुधवार को कंप्रेशर बंबा क्षेत्र में चेकिंग के दौरान बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें वह घायल हुआ। घायल आरोपी को उपचार के लिए फिलहाल अस्पताल भिजवाया गया है। आज दिनांक 9/10 जून 2026 को पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में वांछित एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में एसएचओ दिव्यापुर में पुलिस टीम कंप्रेसर बंबा पर चेकिंग कर रहे थे। दौरान चेकिंग जरिए मुखबिर सूचना मिली कि दिनांक 18 जनवरी 2026 की अनुज उर्फ छोटू की हत्या का मुख्य वांछित व 25,000 रुपये का इनामी अपराधी टिल्लू उर्फ ऋषभ मोटरसाइकिल से दिव्यापुर की तरफ आ रहा है। कुछ समय बाद स्प्लेंडर बाइक पर सवार एक व्यक्ति औरैया की ओर से आता दिखाई दिया, जिसे पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया, जो वापस मुड़कर भागने लगा। जो अपने आप को पुलिस टीम से घिरा देख जान से मारने की नीयत से फायर करने लगा। आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई, जिसमें बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसे तत्काल उपचार। अमेठी के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में 75 वर्षीय हीरालाल दुबे की हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। जांच में सामने आया कि संपत्ति और मुआवजे की रकम के लालच में पोते ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर साजिश रची थी। आपको बता दें कि 8 जून को सुबह शौच के लिए निकले बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने सुशील कुमार यादव उर्फ विनय यादव को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 बाल उपचारियों को निगरानी में लिया गया है। आरोप आपको बता दें कि लगातार लग रहे हैं कि इन्होंने रंजिश के तहत ये कदम उठाया। आरोपी के पास से पिस्टल और कारतूस बरामद हो गए हैं। दिनांक 8 जून 2026 को थाना जगदीशपुर में सुबह 5:30 बजे एक सनसनीखेज वारदात हुई, जिसमें एक 75 वर्षीय हीरालाल द्विवेदी का गोली मार के हत्या की गई।
इस सनसनीखेज घटना के खुलासा के लिए कुल 7 टीमें गठित की गई थी और ये पूरा घटनाक्रम का जांच पड़ताल शुरू की गई थी और जांच के दौरान ये पाया गया कि जो मृतक का जो खुद का पोते ने ही इसका पूरा घटनाक्रम का मास्टरमाइंड निकला और ये घटना करने का मुख्य उद्देश्य यही था। जो मृतक है, मृतक का 30 लाख रुपए का एक LIC प्रीमियम मैच्योर होने वाले थे इस महीने और जब तक ये जो हीरालाल द्विवेदी जिंदा रहेंगे तब तक इनको। अमेठी में कमरौली पुलिस और स्वैट टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पेट्रोल में केमिकल मिलाकर बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया। उतेलावा बाईपास स्थित एक आपको बता दें कि फैक्ट्री पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक बाल उपचारी को निगरानी में लिया गया। मौके से 12 ड्रम केमिकल, 10 ड्रम पेट्रोल, 2 टैंकर, पंपिंग सेट और पाइप बरामद किया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी टैंकरों से पेट्रोल चोरी कर उसमें केमिकल मिलाकर फैक्ट्रियों को बेचते थे। पुलिस ने करीब 4400 लीटर मिश्रण बरामद कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कानपुर में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पिछले 48 घंटे में 230 से अधिक वारंटियों को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष अभियान में विभिन्न थाना क्षेत्रों से फरार चल रहे आरोपियों को दबोच लिया गया, जिन्हें अब न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार पिछले 2 महीनों के वारंटों की समीक्षा के दौरान करीब 75 मामले में संबंधित अपराधियों की मृत्यु की जानकारी सामने आई थी। इसकी रिपोर्ट कोर्ट के सामने अवगत कराई गई है। पुलिस का कहना है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा और फरार वारंटियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनपद में अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाकर पिछले 48 घंटे में 230 से अधिक वारंटी अभियुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं अलग अलग थाना क्षेत्रों में और इन सभी को इनके वारंट में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, जहां पर कि माननीय न्यायालय के आदेशानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। इनके अलावा कई ऐसे अपराधी भी थे जिनकी पुराने मुकदमों में जो वारंट आए थे उनमें खोजबीन की गई तो उसमें उनकी मृत्यु होना पाया गया। ऐसे करीब 75 के करीब अपराधी हैं जो इस वर्ष अभी पिछले 2 महीने में जो वारंट आए थे उसमें। अधिवक्ता जागृति शुक्ला की अस्पताल में हुई मौत के बाद कानपुर में लॉयर्स एसोसिएशन ने बड़ा आंदोलन शुरू किया। अधिवक्ताओं ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, 1 करोड़ रुपए मुआवजा और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। एसोसिएशन का कहना है कि दुर्घटना के बाद इलाज के दौरान अस्पताल में ही उन पर जानलेवा हमला किया गया, जिसके बाद उनकी मौत हुई। पूर्व अध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी को ज्ञापन भेजकर मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि कार्रवाई न होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। रविंद्र जी, आज जो आप ज्ञापन देने आए थे या जो मांग आपने करी है वो क्या आपका मामला है और उसका पूरा विस्तार? देखिए, अधिवक्ता और अधिवक्ता परिवारों पर निरंतर हमले हो रहे हैं, अधिवक्ताओं की हत्याएं तक हो रही हैं और इस क्रम में जो है कासगंज, सुल्तानपुर, हरदोई, लखनऊ, अलीगढ़, गाजियाबाद, मैनपुरी, बनारस, हापुड़ और अब आई इलाहाबाद की घटना कुछ दिन पूर्व हमारी युवा अधिवक्ता साथी 22-23 वर्षीय जागृति शुक्ला तो जो दुर्घटना में घायल हुई, इलाज को गई तो उसको बंद कर अस्पताल में मारा पीटा गया, जिससे गंभीर घायल हुई। अंततोगत्वा कल उनकी मृत्यु हो गई। उसी संबंध में हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को संबोधित प्रतिवेदन पुलिस आयुक्त महोदय को दिया है कि तत्काल हमलावरों की गिरफ्तारी की जाए, दिवंगत अधिवक्ता के परिवार को एक मुआवजा दिया जाए और अधिवक्ता परिवारों की सुरक्षा के लिए थाना भवन क्षेत्र में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां खड़े कंटेनर से कार टकरा गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में ले जाया गया है, जहां इलाज के दौरान एक और घायल ने दम तोड़ दिया। इसी दौरान 108 एम्बुलेंस को लेकर अस्पताल में विवाद हो गया। बाद में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा की पहल पर घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस ने मामले की जांच फिलहाल शुरू कर दी और कंटेनर चालक की तलाश की जा रही है। 26वीं सब जूनियर झारखंड राज्य बास्केटबॉल चैंपियनशिप में बोकारो जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया। अंडर 13 बालिका वर्ग में बोकारो की टीम ने फाइनल मुकाबले में जमशेदपुर को 31-23 से हराकर स्वर्ण पदक जीतकर आपको बता दें कि चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। वहीं बालक वर्ग में बोकारो की टीम ने कड़े संघर्ष के बाद रजत पदक अपने नाम किया। खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन, टीम वर्क और खेल भावना की तारीफ की जा रही है। इस जीत ने जिले के खेल भविष्य को नई ऊर्जा और मजबूती दी है।
बेतिया में प्रधानमंत्री मोदी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना को लेकर भाजपा नेताओं द्वारा विशेष पूजा अर्चना की गई है। इस अवसर पर सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, विधायक रेणु देवी सहित कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता मंदिर में पहुंचे, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन किया गया। नेताओं ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, डिजिटल क्रांति और वैश्विक स्तर पर मजबूत पहचान बनाई है। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने उनके दीर्घ जीवन और देश के निरंतर विकास की कामना करते हुए धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए। लगातार नया रिकॉर्ड कायम किए हैं। जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ करके इतने साल लगातार प्रधानमंत्री बनने वाले पहले प्रधानमंत्री इस देश के हुए हैं। और साथ ही विगत 12 वर्षों से जिस प्रकार वह गरीबों की सेवा कर रहे हैं, गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, भारत को सशक्त बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार से हर एक गरीब के घर की सारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का काम कर रहे हैं, भारत को एक विकसित भारत बनाने का काम कर रहे हैं। आज हम सब भाजपा कार्यकर्ता इसीलिए उनके लंबी उम्र और उनके जो ये कार्य हैं, जो दरिद्र नारायण समझने का जो कार्य है, इस कार्य को वह आगे करते रहें। इसी के लिए हम लोग ने आज भोले शंकर की पूजा की है, उनका रुद्राभिषेक किया है, जिससे कि वह स्वस्थ रहें और जिस प्रकार 12 साल बिना एक दिन छुट्टी लिए हुए देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, 2047 के बिहार के कैमूर जिले में एक युवती से दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोप है कि रामगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले एकराम अंसारी ने युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद आपको बता दें कि उसकी पत्नी शाहिदा बेगम घटना का वीडियो बनाती रही। पीड़िता का आरोप है कि बाद में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। शिकायत मिलते ही रामगढ़ पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महज 4 घंटे के भीतर आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया। 9 जून 2026 को रामगढ़ थाना में एक महिला आई और ये पीड़िता महिला के द्वारा एक आवेदन दिया गया। उस लिखित आवेदन में एक पति पत्नी के दंपति की नाम थी और आरोप ये था कि जो पति है वो उन्होंने उस महिला के साथ 4 जून 2026 को उनको अपने घर पे बुलाकर उनके साथ दुष्कर्म किया और ये जो दुष्कर्म किया गया उसमें इन्हें नशीला पदार्थ पिलाया गया था। और इस नशीले पदार्थ को लेने के बाद जब वो पीड़ित महिला अचेत हो गई तो उसी समय उसका फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और इसमें सहभागिता इनकी पत्नी की भी थी। और इनकी पत्नी जब ये दुष्कर्म हो रहा था तो उसका उन्होंने वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद जब महिला होश में आई और जब उसके साथ दुष्कर्म हो गया तो उसके बाद दोनों पति पत्नी ने इस पीड़ित महिला को वीडियो दिखाया और वीडियो दिखाकर उसे उस पर दबाव डाला और यह कहा कि आपका वीडियो हम आगे वायरल कर देंगे अगर आप अपना धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं तो। इस मामले में तुरंत ग्वालियर के जया रोग अस्पताल में मरीजों को सैंपल कलेक्शन की व्यवस्था को लेकर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 1000 बिस्तरों वाले इस बड़े अस्पताल में आपको बता दें कि माइक्रोबायोलॉजी विभाग का कलेक्शन सेंटर परिसर में ना होने से मरीज और उनके परिजन परेशान हैं। दूर दराज से आए मरीजों को जांच के लिए भटकना पड़ता है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुधीर सक्सेना ने ये बताया है कि सभी विभाग अध्यक्षों को कैंपस में ही सैंपल कलेक्शन सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि निर्देशों का पालन न करने पर संबंधित विभागों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये तो हमने पूर्व में भी हमने सभी विभागों को ये निर्देशित किया गया था कि जितनी भी जांचें हैं उनका कलेक्शन, जो कुछ जांचें जिनकी मशीनें मेडिकल कॉलेज में स्थापित हैं उनका कलेक्शन यहीं पर कराया जाए सेंट्रल। और इसी के लिए हमने कई जगह पे हर चिकित्सालय में लैब के आउटलेट खोले गए हैं हमारे द्वारा। और जो आप अभी ये जो कह रहे हैं इसका भी मैं संज्ञान में लेकर जितनी भी अगर कोई ऐसी समस्या आ रही है उसके लिए मैं निर्देशित आज दोबारा कर देता हूँ विभागों को कि सारी की सारी जांचों का कलेक्शन यहीं 1000 बिस्तर में हो और यहाँ से फिर वहाँ पर अपनी अपनी जगह पे वो जांच पहुँच जाए ताकि मरीजों को किसी तरह की। चित्तौड़गढ़ में जेके सीमेंट लिमिटेड की प्रस्तावित चंदौली लाइमस्टोन खदान परियोजना को लेकर आयोजित जनसुनवाई में ग्रामीणों को भारी विरोध देखना को साफ तौर पर मिला है। सैकड़ों किसानों, महिलाएं और युवाओं ने परियोजना को कृषि, पशुपालन और पर्यावरण के लिए खतरा बताते हुए पर्यावरण स्वीकृति तत्काल निरस्त करने की मांग की। बता दें कि ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि खदान शुरू होने से प्रदूषण बढ़ेगा, वन्यजीव प्रभावित होंगे और सैकड़ों पेड़ों की कटाई होगी। जनसुनवाई के दौरान कई ग्रामीण भावुक हो गए और कहा कि वे अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं देंगे। विरोध के बीच ग्रामीणों ने बड़े जन आंदोलन की चेतावनी दी।
हरिगढ़ के खैर में ड्यूटी के दौरान बिजली विभाग के कर्मचारी तेजवीर सिंह की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों को गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने खैर बिजली घर के सामने अलीगढ़ पलवल रोड पर जाम लगाकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही आपको बता दें कि पुलिस बल और नगर पालिका अध्यक्ष संजय शर्मा मौके पर पहुंचे। परिजनों ने पीएफ बीमा पेंशन और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग उठाई। पालिका अध्यक्ष के आश्वासन के बाद जाम समाप्त हुआ। वहीं विद्युत विभाग ने मामले की जांच के आदेश देते हुए कहा कि लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आदमी चला गया वो तो वापस होना नहीं है। हम आपके साथ हैं हर समय, ठीक है। बात बाकी अभी सब लोग बैठे हैं हमारे यहाँ पे, और भी लोग बैठे हैं, विसारे से भी आए, सब लोगों ने आपके साथ ही तो खड़े हैं हम लोग भाई। हम विभाग के वहाँ गए हैं, अभी विभाग से बात हुई है। 10 लाख रुपए तो ठेकेदार के द्वारा आपके पास आएंगे। 5 लाख रुपए एक वो मिलता है अलग से किले में, वो आएंगे। अभी एक्शन साहब आ रहे हैं, उनसे कहलवाएंगे। और एक संविदा पे नौकरी जो पत्नी है उनकी मृत्यु का, वो या तो अपनी लेंगे या अपने परिवार में किसी को दिलवाएंगे, ठीक है। आज जो घटना घटी है, एक लाइनमैन की मृत्यु भी हो चुकी है, तो उसको क्या आश्वासन दिया गया है और परिवार को क्या मुआवजा? और आज हमारे विद्युत वितरण खंड खैर के अंतर्गत बिजली घर अनाज मंडी पर कार्यरत हमारे संविदाकर्मी तेजवीर सिंह के साथ एक दुखद घटना हुई। मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। जांच पश्चात उनको सीएचसी ले दिया गया, जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया है। विभागीय नियमानुसार जो भी देय होता है उनके परिवार को आश्वासन दिया गया है। जो भी आर्थिक मदद होगी, जो भी कंपनी थी उनके द्वारा बताया गया 2 PO उनको मिलेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।